हेलो बच्चों। अब तक हमने स्टडी किया था एम्पियर सर्किट लॉ, और वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार से एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करते हैं। ओके, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, उसके कंपेरेटिव हमने एम्पियर सर्किट लॉ को किया था कंपेयर। आज हम स्टडी करेंगे इससे अगला टॉपिक, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल का मोशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने कंसीडरेशन कर ली कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जिसका मास m है। ठीक है, हमने एक O ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल रख लिया जिसका मास m है और चार्ज q है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वो अलोंग x एक्सिस इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक PQ स्क्रीन ले ली, PQ क्या ले ली? स्क्रीन, जिसके ऊपर A पॉइंट पर मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर नहीं लगाते हो तो वो कहाँ पर मिलेगा? A पॉइंट पर मास m, और क्या ले लिया? मास क्या ले लिया? मास हमने ले लिया m, और चार्ज हमने ले लिया q। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात करें तो अब हमने y एक्सिस के अंदर, किसके अंदर है? y एक्सिस के अंदर, इन y एक्सिस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे अप्लाई होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे अप्लाई हुआ था, ऐसे होगा अप्लाई, ऐसे अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले ली इधर वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर जो चार्ज मैंने रखा, मैंने रख दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगाएगा तो इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, ओके। अब ऐसे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक था। ठीक है, यहां तक उसने यहां पर वाई एक्सिस में स्मॉल वाई डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी स्मॉल एक्स। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म होगा वो मूव करेगा कहाँ? स्ट्रेट पाथ के अंदर, स्ट्रेट पाथ के अंदर ऐसे जाएगा, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। यहां पर पॉइंट मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने बी। क्या ले लिया? बी पॉइंट ले लिया। बी पॉइंट पर जाएगा स्ट्रेट पाथ के अंदर। अब इस पाथ के अंदर जब जाएगा, इस पाथ के अंदर, ठीक है, तो किसका इफेक्ट रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होगा ऑन द चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में फोर्स। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब जब मूव करेगा तो मास था, एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अब क्या होगा, वो होगा F इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेट कब करेगा, जब इसका इफेक्ट होगा, यानी कि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा तभी तो एक्सेलरेट करेगा। तो यानी कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, F इज इक्वल टू एम इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां से वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। अब देखो, अब यहां पर बात करें तो वो वेलोसिटी v से मूव करेगा, अरे मूव करेगा ना, तो वेलोसिटी v होगी। तो उसको अगर हम बात करें तो यहां पर x एक्सिस के अंदर टाइम t लिया इसने, यहां तक, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लिया, टाइम है t अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी आ जाएगा। टाइम t की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे, ये किसको इक्वेशन नंबर 4 ले लिया भाई। अब हम बात करेंगे, ये था x एक्सिस के अंदर, x एक्सिस के अंदर, अब पार्टिकल y एक्सिस में मूव करेगा, y एक्सिस के अंदर जब मोशन को पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन y एक्सिस, यानी कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं इसको s को y में ले लूं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ u देखो, जब स्टार्टिंग में चला था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो u 0 होगी तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ। a की वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी, यही आई थी ना, वैल्यू रख दो, हाफ क्यू ई अपॉन में एम, t की वैल्यू और थी x अपॉन v इंटू एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर, रख दो y इज इक्वल टू, यहां से हम बात करें तो वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 हो गया सारा, दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं चार्ज कांस्टेंट लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले और मास कांस्टेंट ले और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, या यहां से आप के एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, यहां से आप क्या ले लो के, या फिर उसको क्या काम करो, एज इट इज रख दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन में क्यू ई, ठीक है, इंटू वाई, इसको क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो, तो y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू के इंटू वाई, के की वैल्यू आ गई, के जो है वो कांस्टेंट है 2mv स्क्वायर अपॉन में क्यू ई, ये कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा। दिस इज द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम बात करें कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इधर मूव करेगा, ठीक है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो नेगेटिव कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव ही हो और नेगेटिव की तरफ मूव करे तो वो रिटार्डेशन शो करेगा, क्या शो करेगा, रिटार्डेशन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, क्या है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला, यानी कि जो ये चार्ज पार्टिकल है
ये मूव करेगा पैराबोलिक पाथ में। कौन सी पाथ मूव करेगा? पैराबोलिक के पाथ में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट हमारा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, और वो बी हमारा लाई कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस के अंदर। एक्स एक्सिस के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के अंदर। और हम बात करें तो हमने एक चार्ज पार्टिकल Q, कोई भी चार्ज पार्टिकल Q वो ले लिया, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने B मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है। B जो है वो B की डायरेक्शन हमने ये ले ली है, ये डायरेक्शन ले ली हमने B की, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा B आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करें तो दो कंपोनेंट हमारे रिजोल्व होंगे। वेलोसिटी कंपोनेंट्स हम बात करते हैं तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हमारे रिजोल्व होंगे। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इधर तो हमारी v कोस थीटा लाई करेगा, और इधर हमारा v साइन थीटा लाई करेगा। क्लियर है? यानी कि जो वेलोसिटी हमारी है वो दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व हो जाएगी, v कोस थीटा और v साइन थीटा के अंदर, ठीक है। जब वो चार्ज पार्टिकल q हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेंगे तो चार्ज पार्टिकल q की हम बात करें तो जो वेलोसिटी हम लेके चलें b इज द मैग्नेटिक फील्ड along the OX, ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल which resolve into two component, v1 is equal to v cos theta and v2 is equal to v sin theta। v1 is equal to v cos theta and v2 is equal to v sin theta के अंदर, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट लेके चलेंगे तो अलोंग द डायरेक्शन लाई कर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन लाई कर रहा है तो उसके ऊपर जो हम कंपोनेंट लेके चलेंगे क्रॉस कंपोनेंट होगा, साइन 90 साइन 0 लाई करेगा। यानी कि हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हम पढ़ते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या हम ये बात करें Q इंटू वी क्रॉस बी। तो दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर तो फोर्स क्या आ जाएगा? 0 लाई करेगा। जबकि हम बात करें सेकेंडरी तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी टू क्रॉस बी, ठीक है, या हम ये लेके चलें Q इंटू वी टू बी साइन थीटा साइन 90, तो साइन 90 क्या आ जाएगा? साइन 91 आ जाएगा। तो F की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू वी टू बी, और V2 की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा थी। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा Q वी साइन थीटा इंटू बी, तो F की वैल्यू आ जाएगी Q वी बी साइन थीटा, ये वैल्यू फोर्स की आ जाएगी। अब हम बात करें इसके अंदर तो जब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट का शो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट जब मूव करेगा तो वेलोसिटी कंपोनेंट की हम बात करें इसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट की, तो चार्ज पार्टिकल जो होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करेगा वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। कौन से पाथ के अंदर है? सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट v2, ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा? फील्ड होगा, तो फोर्स हमारा इनवर्ड अप्लाई होगा। एक तरफ फील्ड एक तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट, तो फोर्स क्या होगा? इनवर्ड अप्लाई होगा। और जो इनवर्ड फोर्स होता है
वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाता है। कौन से पाथ के अंदर मूव करवाता है? सर्कुलर पाथ के अंदर। और सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करवाता है तो फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव इन सर्कुलर पाथ कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? mv²/r। अब ये फोर्स इसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, तो इसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। तो QVB sin थीटा दैट इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां से हम बात करें तो जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, साइन अगर 90 हो, साइन क्या हो? 90 हो, तो वैल्यू आ जाएगी QB इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी QB दैट इज इक्वल टू mv/r। r को उधर ले जाओ, QB को इधर ले आओ, r दैट इज इक्वल टू mv/QB। r इज इक्वल टू mv/QB। m मास कांस्टेंट, q चार्ज कांस्टेंट, v वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे मास चार्ज कांस्टेंट, सॉरी b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो बचा क्या? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होगी। अगर आप स्पीड कम रखोगे तो रेडियस कम होगी, स्पीड ज्यादा रखोगे तो रेडियस और ज्यादा, स्पीड और ज्यादा रखोगे तो रेडियस और ज्यादा। अब ये जो है ना, ये अंडर द इफेक्ट इस पाथ के अंदर मूव करेगा, इस पाथ के अंदर। ठीक है ना, इस पाथ के अंदर, हेलिकल पाथ के अंदर। कौन से पाथ के अंदर है? हेलिकल पाथ, हेलिक्स फॉर्म के अंदर। क्लियर है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, अगला इसी की बात करते हैं। तो हमने R इज इक्वल टू mv/QB निकाला। ठीक है, अगर मैं V की बात करूं तो यहां से आ जाएगा, हमारा आ जाएगा QBR/m। तो हमने चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला था, चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज को शो करता है, स्पेसिफिक चार्ज को शो करता है। दूसरी तरफ हमने बात पढ़ी कि V/R दैट इज इक्वल टू ओमेगा था हमारा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो मैं R को नीचे ले जाऊं तो दैट इज इक्वल टू QB/m, और ओमेगा की वैल्यू दैट इज द, हमने बात की तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू QB/m। 2 को नीचे ले आओ तो न्यू इज इक्वल टू QB/2m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड। आपने पढ़ा है, इसको मैं कर देता हूं। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा था कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू 1/T QB/2m। तो T इज इक्वल टू 2πm/QB। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी? किसकी? टाइम पीरियड की। यहां से हमने रेडियस निकाली, हमने वेलोसिटी निकाली, फिर हमने क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर हमने टाइम पीरियड निकाला। क्लियर है? आगे बात समझ में। ये था हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो कि आगे अगले टॉपिक के अंदर यूज होगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। चलो अगला हम बात करते हैं कि अब तक हमने इंडिविजुअली पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर दोनों ही हों तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोनों हों तो हम अप्लाई करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स, तो इट इज द force which is applied on a charged particle when it is moved under effect of
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर दोनों फील्ड के इफेक्ट में मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो फोर्स अप्लाई होगा क्या कहलाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगा। अब सीधी सीधी सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, ठीक है, फोर्स अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या था, एफ ई कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स अंडर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, एफ बी ले लेता हूं मैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी था, वी क्रॉस है बी, इक्वेशन 2 होगी, दोनों को जोड़ दो, एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी लॉरेंट्ज फोर्स की, क्यू कॉमन आ गया, ई प्लस वी क्रॉस बी, दिस इज द लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में मूव करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो अगला टॉपिक हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है। इसके अंदर हम बात करेंगे अगला हमारा, और वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, क्लियर है बेटा। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज ए इक्विपमेंट which is required to accelerate a heavy charge particle। मतलब वो इक्विपमेंट है जो हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए हमें चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके अंदर साइक्लोट्रॉन जो है हमारा वो इक्विपमेंट है, इट इज ए इक्विपमेंट which is required to accelerate a positive charge particle like proton, deuteron एंड अल्फा पार्टिकल। मतलब वो डिवाइस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, जैसे कि प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, इनको एक्सेलरेट करवाने के लिए चाहिए, क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। अब तक आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद आपने स्टडी किया था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हमने स्टडी किया था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर हमने स्टडी किया था कि उसके अंदर हमारा फोर्स अप्लाई होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो हेलिकल पाथ के अंदर मूव करता है। एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, चार्ज पार्टिकल moving under effect of electric and magnetic field, it move in helical path। मतलब कौन से पाथ में मूव करता है, हेलिकल पाथ में मूव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करें तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। सेकंड, होलोडीज होती हैं। ठीक है। नंबर थर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 10⁷ हर्ट्ज के बराबर होती है। नंबर फोर होता है सोर्स आयन होता है। ठीक है। नंबर फाइव मैंने आपसे बताया कि हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल। ठीक है, जो तकरीबन 10⁴ वोल्ट के आसपास होता है। ये चीजें हम इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं। अब इसका डायग्राम से हम आपको कंस्ट्रक्शन समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो नंबर फर्स्ट हम बात करें तो होलो डी, जो कि एक स्टील के अंदर क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, स्टील चैम्बर के अंदर फिक्स होती हैं। होलो डीज की बात करूं मैं, ठीक है ना, होलो डी होती है, इस प्रकार से होलो डी होती है। ठीक है, होलो डी ये आपकी है, ये आपकी होलो डी है। ठीक है ना, होलो डी आपकी ये है, इस प्रकार से है ये होलो डी। ठीक है, ये दो होलो डी होती हैं, एक D1 तो दूसरी D2। ठीक है, यहां पर कोई P सोर्स चार्ज होता है। ठीक है, इधर दो हम रेडियल इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके चलते हैं, साउथ एज वेल एज नॉर्थ पोल के रूप में, नॉर्थ एंड साउथ पोल के रूप में दो रेडियल इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं हमारी। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है एक। ठीक है, एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है, HF ऑसिलेटर, HF ऑसिलेटर लगाया जाता है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। यहां पर एक विंडो होती है और W, और यहां पर उसका टारगेट होता है, टारगेट। ठीक है, ओके, ये कंस्ट्रक्शन थे इसके। अब बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग के अंदर क्या होता है कि ये हम जो सबसे पहले जो रेडियल मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लेके चलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मैंने आपको बताया था 10⁷ हर्ट्ज। ठीक है, और वोल्टेज होती है 10⁴ वोल्ट। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है कि वो साइकिल को चेंज करता है। ठीक है, हमने मान लिया D1 जो हमारी है, D1 इस पर पॉजिटिव ले लिया और इस पर नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन क्या कोई। अब यहां से सोर्स चार्ज, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आते ही वो इधर एक्सेलरेट होगा। ठीक है, और जब वो इसके अंदर मूव करेगा, इसके अंदर, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो हमने फोर्स लगाया था F = QVB sin थीटा। ठीक है, तो F = QVB आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। और यही फोर्स हम इसने मूव करवाया था mv²/r, परपेंडिकुलर फोर्स। ध्यान से देखो, पीछे भी हमने किया था। ठीक है, तो वो इसको किस में करो पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। कौन से पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा? कारो पाथ के अंदर। जब कारो पाथ में मूव करवाएगा तो कारो पाथ में मूव करवाते ही ऐसे पाथ में मूव करेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे ही इसके बीच में आएगा, अब यहां पर इस इंस्टेंट के ऊपर इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले प्लस साइकिल थी यहां पर, अब यहां पर साइकिल चेंज हो जाएगी, माइनस साइकिल हो जाएगी। भाई प्लस के बाद माइनस का ही नंबर आएगा ना, पहले प्लस थी अब माइनस आ जाएगी। अब यहां पर साइकिल आ गई माइनस, तो यहां पर पोलैरिटी होगी माइनस और यहां पर क्या होगी? प्लस। अब चार्ज पार्टिकल फिर इसके अंदर एंटर करेगा।
ठीक है। दोबारा से जब इसके अंदर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो फिर वही सर्कुलर पाथ, कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर दोबारा से पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर इसके अंदर सर्कुलर पाथ मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करता करता और वो विंडो से अपने टारगेट को क्या कर जाएगा, हिट। अब एक बार पोलैरिटी पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो कौन से पाथ मूव करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जैसे एंटर परपेंडिकुलर करेगा फिर सर्कुलर पाथ के अंदर, यहाँ पर स्ट्रेट के अंदर फिर सर्कुलर, इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल यहाँ इस विंडो से बाहर आ जाएगा और अपने टारगेट को हिट कर जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है, पोलैरिटी चेंज करना, यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल अप्लाइड करना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये थी इसकी वर्किंग। अब इसकी बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी की बात करें, ये D2D आ गई, ये D1D आ गई, ठीक है। थ्योरी की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर सबसे पहले जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल टू QV भी लगेगा, मैक्सिमम परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको मूव करवाएगा सेंटीपिटल यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर। सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा mv²/r होगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो वैल्यू आ जाएगी QVB दैट इज इक्वल टू mv²/r। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से QB दैट इज इक्वल टू mv/r, QB इज इक्वल टू mv/r। r निकाल लेंगे हम यहाँ से, r दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, r दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी mv/में QB, ठीक है। मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया था, पीछे जो हमने सेम किया था वही टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर r जो है, रेडियस जो है वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी ही रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी ही रेडियस ज़्यादा, आप जिस स्पीड से मूव करोगे उतनी ही रेडियस बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी QBr दैट इज इक्वल टू m। तो V/r आ जाएगी QB बाई क्या आ जाएगी, m, ठीक है। V/r क्या थी, ओमेगा थी, ओमेगा दैट इज इक्वल टू QV/r दैट इज इक्वल टू QB/m। यहाँ से 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू QB/m, न्यू इज इक्वल टू QB/2 पाई m, एंड दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड निकलेगा तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो वैल्यू आ जाएगी QB/में 2 पाई m, तो t आ जाएगा 2 पाई m/में QB, क्लियर है। यहां से हम बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है ½ mv², क्या होती है, ½ mv²। तो रख लो, ½ mv² वाला फॉर्मूला निकालेंगे। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे mv दैट इज mv²/r इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी वैल्यू आ जाएगी ½ mv² दैट इज इक्वल टू QVB, और ये r आ जाएगा अपॉन में 2, QVB r में 2 आ जाएगा। सीधा सीधा सा हम रखना चाहें तो v की वैल्यू हमारी आई थी, v की वैल्यू थी QBr/m, ठीक है ना।
सीधा सीधा सा इसको एज इट इज ले लो, इसको ले लो, काट दो इससे, तो एम वी अपॉन में आर इज इक्वल टू क्यू बी, तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में m, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर था ये, m स्क्वायर m से m कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और लिमिटेशंस क्या है कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन आती है m इज इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करें, क्या करें, वेलोसिटी इंक्रीज करें, ठीक है, तो मास भी चेंज होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए, चेंज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जबकि ऐसा नहीं होता। इट मीन्स ये अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या थी, ये लिमिटेशंस की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, लिमिटेशंस की। नंबर फर्स्ट थी, सेकंड लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, ये हैवी चार्ज को एसिलेट करता है, किसको, हैवी चार्ज को। हैवी चार्ज मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं तो प्रोटॉन को हम लेते हैं, तो प्रोटॉन हैवी है और इलेक्ट्रॉन लाइट है, तो इलेक्ट्रॉन को एसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, नंबर थर्ड, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करता है। अगर हम न्यूट्रॉन ले तो न्यूट्रॉन इज नॉट एसिलेट, न्यूट्रॉन को एसिलेट नहीं करेगा। ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, इसके यूज के बारे में बात करेंगे। यूज, तो यूज होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, एक तो अपनी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। नंबर सेकंड, ठीक है, एक एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसको हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जैसे हम बात करें आयंस जो होते हैं सॉलिड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सॉलिड्स के, ठीक है, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर है, ये हमारा साइक्लोट्रॉन था। ओके, अगला टॉपिक हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लगातार बने रहिए, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा।